Alright, now let's begin with the next chapter, which is Cell, the Unit of Life, chapter number 8. अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेट्स जस्ट क्विकली just go through them, right? ये एकदम लास्ट मिनट रिवीजन है। अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी बोलती है देखो सभी ऑर्गेनिजम्स वी आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स, राइट? वो जो एक सिंगल सेल के बने हुए हैं उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और वो जो कई सारे सेल्स के बने हुए हैं दे कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है एंड इट कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, राइट? ठीक है, उसके अलावा एंटोन वन ल्यूवेनहुक ने पहली बार एक लिविंग सेल को देखा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ रॉबर्ट ब्राउन की, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर आ जाती है अपनी सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट। 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस श्लाइडन, ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट। उन्होंने प्लांट्स की पढ़ाई की और एक डिड्यूस किया कि सभी प्लांट्स जो होते हैं दे मेड अप ऑफ सेल्स, और यही सेल्स बनाते हैं टिश्यूज ऑफ द प्लांट, दे फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। फिर आए अपने पास अगले साइंटिस्ट विच वाज थियोडर श्वन। थियोडर श्वन ने इनके एक साल बाद यानी 1839 में, ही वाज अ जर्मन जूलॉजिस्ट, और उन्होंने क्या डिड्यूस किया, उन्होंने बोला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल सेल्स होते हैं उनकी एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आज हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। उन्होंने प्लांट सेल्स की भी पढ़ाई की और बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ द प्लांट टिश्यू उन्होंने बोला कि सेल वॉल की प्रेजेंस एक यूनिक फीचर है, इट्स यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। नॉट जस्ट दैट, शोन ने एक और चीज बोली। शोन ने बोला कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी सेल और सेल की प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, स्लाइडर और शोन ने मिलकर सेल थ्योरी दी, तो आ जाता है हु गिव द सेल थ्योरी, स्लाइडर एंड शोन टुगेदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है अपने पास कॉन्सेप्ट रुडोल्फ बर्चो का। रुडोल्फ बर्चो ने 1855 में कहते हैं मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को, और उन्होंने एक्चुअली में क्या किया, रुडोल्फ बर्चो ने 1855 में मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को। उन्होंने बोला ओमने सेल्यूले सेल्यूला, यानी जो न्यू सेल्स होते हैं, सेल्स जो पुराने सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, और नए सेल्स जो होते हैं वो पुराने सेल से ही आते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये डिवाइड करेगा तो ये जो नई सेल्स आई पुराने सेल्स आए, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो अब जो नई मॉडर्न लेटेस्ट सेल थ्योरी है अपने पास, उसके क्या पोस्टुलेट्स है, ऑल लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, और सारे सेल्स जो होते हैं दे अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब अगर मैं ओवरव्यू ऑफ सेल की बात करूँ तो ध्यान से समझते जाना बच्चे। ओवरव्यू ऑफ सेल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। इसमें दे रखा है सेल ऑफ द ह्यूमन चीक विच इज बेसिकली एन एनिमल सेल, उसकी आउटर मेम्ब्रेन विच इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, राइट? अब उसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है उस सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है, राइट? उसके अलावा वो सेल जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, दे कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल, एंड दो सेल्स व्हिच लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स उन्हें प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में एक सेमी फ्लूइड सी मैट्रिक्स होती है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, व्हिच ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म मेन अरीना है सेलुलर एक्टिविटी का, तो ये सवाल आ जाता है साइटोप्लाज्म जो है इट इज द मेन अरीना एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स में। और उसके अलावा अगर हम बात करें बाकी ऑर्गेनेल्स की, तो ऑर्गेनेल्स जैसे कि अपने हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, राइट? एंड प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, राइट? अगर मैं बात करूं राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स इज द ओनली ऑर्गेनेल जो दोनों यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में पाया जाता है, द कॉमन ऑर्गेनेल। राइबोसोम्स होते हैं ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये सब सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम्स भी अलग अलग जगह पाए जाते हैं। ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है, एनिमल सेल्स में एक और स्ट्रक्चर होता है, एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, दो सेंट्रियोल्स मिलकर सेंट्रोसोम बनाते हैं, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एनिमल सेल में पाया जाता है ये वाला सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, प्लांट सेल की बात करूँ तो प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है विच इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। ठीक है, उसके अलावा सेल्स की शेप काफी ज्यादा वेरी करती है। जैसे माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है विच इज ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ठीक है, यहीं पे बैक्टीरिया ऑन एन एवरेज 3 to 5 माइक्रोमीटर लेंथ का होता है, 3 to 5 इन माइक्रोमीटर। जो लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो गैमेट सेल की बात कर रहे हैं, जो एक सेल ऑफ ए ऑस्ट्रिच होगा वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल होगा। उसके अलावा ह्यूमन ब्लड सेल्स का, ह्यूमन आरबीसीज का डायमीटर दे रखा है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। सेल्स काफी ज्यादा वेरी करते हैं शेप में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, बच्चे प्रोकैरियोटिक सेल्स में कई सारे प्रोकैरियोट्स में कई सारे आ जाते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, अब यूजुअली अगर हम बात करें इनकी शेप्स भी काफी ज्यादा डिफर करती है। 4 मेजर शेप्स होती है, बैसिलस जो कि रॉड लाइक, कोकस विच इज स्फेरिकल, विब्रियो विच इज कॉमन शेप, और स्पाइरल विच इज स्पाइरल। ठीक है, अब ऑल्दो या अब अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोट्स में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को ऑफ कोर्स हम साइटोप्लाज्म ही बोलते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड, जीनोफोर और प्रोक्रोमोसोम कई सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस बेसिकली नेकेड होता है, नेकेड डीएनए भी बोला जाता है।
अब इस नेकेड डीएनए के अलावा इन एडिशन टू दिस डीएनए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसको हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, दी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एंड दी प्लाज्मिड डीएनए दे कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया। कुछ एक्स्ट्रा सुपर पावर्स देता है बैक्टीरिया को, जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। अगर हमारे पास लेट्स से आर प्लाज्मिड है तो वो रेजिस्टेंस देगा अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। एफ प्लाज्मिड है तो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कुछ एक्स्ट्रा सुपर पावर्स दे देता है बैक्टीरिया को, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और प्रोकैरियोट्स में कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते यूकैरियोट जैसे। प्रोकैरियोट्स के पास दे हैव समथिंग इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं उनके पास। उसके अलावा या इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो भी इनफोल्डिंग्स बना लेती है, जिसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, मीजोसोम। प्रोकैरियोट्स की ऐसे ये जो सेल मेम्ब्रेन है ऐसे इनफोल्डिंग्स बना लेती है, विच इज रेफर टू एज मीजोसोम। अब अगर मैं और प्रोकैरियोट्स की बात करूँ तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली अगर बैक्टीरियल सेल्स की बात करूँ तो जो इनका सेल एनवेलप होता है इट्स मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। इट्स अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल, सेल वॉल के बाद हमारी सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो तीनों की तीनों मिलकर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। ऑल्दो तीनों का इंडिविजुअल फंक्शन तो अलग होता है बट टुगेदर दे एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। अब बैक्टीरिया को मैं 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकती हूँ द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल वॉल, ठीक है। और ये कैसे, इन द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू ग्राम स्टेनिंग, राइट। वो जो ग्राम स्टेन ले लेती हैं दे कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव, दैट एंड दोज बैक्टीरिया व्हिच डू नॉट टेक अप द ग्राम स्टेन, जिसको हम क्रिस्टल वायलेट स्टेन भी बोलते हैं, जंक्शन वायलेट स्टेन भी बोलते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटरमोस्ट लेयर है वो कंपोजिशन में डिफर करती है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स एक अगर मान लो सॉफ्ट स्लाइमी लेयर है, मतलब एक लूज शीट के फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। अगर जो सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स है वो हार्ड टफ लेयर है देन दैट इज रेफर टू एज कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल होती है। सेल वॉल बेसिकली क्या करती है, शेप ऑफ द सेल, इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, शेप प्रोवाइड करती है एंड प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर आ गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, ठीक है, एंड या दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के एब्सोल्युटली सिमिलर होती है। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मीजोसोम जिन्हें बोला जाता है, इनफोल्डिंग, दीज आर इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनवेजिनेशन। अब ये इनवेजिनेशंस वेसिकल्स के फॉर्म में भी हो सकती है। ये जो इनफोल्डिंग है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द सेल, ठीक है। अब ये जो इनफोल्डिंग्स है ये ऐसे ट्यूब के फॉर्म में भी हो सकती हैं, ये एक ऐसे वेसिकल के फॉर्म में भी हो सकती हैं, और ये जो इनफोल्डिंग्स है ये ऐसे लैमेलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ, अब ये जो है मीजोसोम्स एक्चुअली किस किस में मदद करते हैं, सीसीएलएमआर से मैं याद कराती हूँ, सेल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 1 मिनट आ जाओ, एक मिनट, 1 सेकेंड, अरे यार, हाँ। तो देखो सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे मीजोसोम्स है ये बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, फिर डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू बोथ द डॉटर सेल, रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, सिक्रीशन प्रोसेस में मदद करते हैं, और बिकॉज ये इनफोल्डिंग है तो ये सर्फेस एरिया को तो इंक्रीज कर ही रहे हैं, राइट। अब उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और प्रोकैरियोट्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया वगैरह हो गया, उनमें कुछ एडिशनल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स दिखते हैं which are again extensions of the plasma membrane only, पर उन एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं, which contain pigments, right। अब बैक्टीरियल सेल मोटाइल और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर मोटाइल है तो उसके पास एक फ्लैजिला होगा, राइट। अब फ्लैजिला जो होता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया फ्लैजिला, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, वी हैव द बेसल बॉडी और हुक, फिर उसके बाद फिलामेंट। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, सेल सरफेस से आउटसाइड तक जाता है। उसके अलावा कुछ और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हमें नजर आते हैं, पिलाई ऑफ इम्ब्रिया नाम से। पिलाई ऑफ इम्ब्रिया भी कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं बट दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी, ये मोटिलिटी में कोई रोल नहीं प्ले करते। पिलाई जो होते हैं इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन जिसको हम पिलिन प्रोटीन बोलते हैं। पिलाई एक्चुअली में सेक्स फाइलस रिप्रोडक्शन में मदद करता है, सेक्स फाइलस बनाने में मदद करता है। और फिम्ब्रिया की अगर मैं बात करूँ तो फिम्ब्रिया जो होते हैं ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, द ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच काइंड ऑफ हेल्प इन अटैचमेंट टू रॉक्स एंड सबस्ट्रेटम, ठीक है। अब आ जाए अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की राइबोसोम्स की अगर बात करें, राइबोसोम्स या इंक्लूजन बॉडीज की, तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो उनका साइज दे रखा है प्रोकैरियोट्स में। राइबोसोम्स का साइज है 15 नैनोमीटर बाय 29 नैनोमीटर इन साइज। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 2 सब यूनिट्स का बना होता है, द लार्जेस्ट सब यूनिट इज कॉल्ड एज 50S एंड द स्मॉलेस्ट सब यूनिट इज कॉल्ड एज 30S। जब दोनों मिलकर एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो ये 70S राइबोसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं दे साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्टरीज होते हैं, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। अब हमने क्या देखा था, प्रोकैरियोट्स में हमें यूजुअली क्या दिखता है, एक सिंगल एमआरएनए से कई सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, एक सिंगल एमआरएनए से कई सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, एंड दिस इज रेफर टू एज पॉलीराइबोसोम्स, राइट। पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स, ठीक है। और उसके अलावा फिर आ जाता है इंक्लूजन बॉडीज का कॉन्सेप्ट। कुछ रिजर्व फूड मटेरियल, कुछ रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में व्हिच इज स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व फूड मटेरियल जो साइटोप्लाज्म में ही स्टोर हो जाता है इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में। इंक्लूजन बॉडीज याद रखना, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, राइट। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते, ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं। कुछ इंक्लूजन बॉडीज के एग्जांपल्स हो गए जैसे कि अपने पास फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गए, साइनोफाइशिन ग्रैन्यूल्स हो गए, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो गए, ठीक है। ये कुछ इंक्लूजन बॉडीज हैं, राइट, व्हिच आर फ्रीली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अलावा गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन या पर्पल सल्फर या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी या पर्पल सल्फर या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, ठीक है।
अब उसके अलावा आ जाते हैं यूकेरियोटिक सेल्स पे। यूकेरियोटिक सेल्स में अपने यूकेरियोट्स में क्या आ जाते हैं, सारे प्रोकैरियोट मतलब मोनेरा के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म में सारे यूकेरियोट्स है, चाहे प्रोटिस्टा लगा लो, चाहे फंगस, प्लांट, एनिमेलिया, सारे। अगर मैं बात करूँ तो प्रोकैरियोट्स में एक कंपार्टमेंटलाइजेशन देखते हैं, पूरे साइटोप्लाज्म को हमने कुछ कंपार्टमेंट्स में बांट दिया, राइट। उसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। और यूकेरियोटिक सेल्स आपस में आइडेंटिकल नहीं होते। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। प्लांट सेल्स की अगर मैं बात करूँ, प्लांट सेल्स में सेल वॉल देखने को मिलती है, प्लास्टिड जैसे कि क्लोरोप्लास्ट वगैरह देखने को मिलता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है। और ये सबका सब एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। यहीं पे एनिमल सेल्स के पास सेंट्रियोल्स होते हैं, एंड दो सेंट्रियोल्स मिलके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म सेंट्रोसोम, जो एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल्स में। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद अगला स्ट्रक्चर बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। अगर मैं बात करूँ किसकी, यूकेरियोटिक सेल की, तो या अब जो केमिकल स्टडीज थी ना, वो सेल मेम्ब्रेन पे और बेहतर तब हो पाई जब एक्चुअली में माइक्रोस्कोप्स अराइज कर गए थे, राइट। तो हमने सबसे पहले जो स्टडीज हुई ह्यूमन आरबीसीज पे की थी, राइट। ह्यूमन आरबीसीज पे अब पहली बात तो सेल मेम्ब्रेन बनी किससे होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेजरली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, राइट। और जब लिपिड्स है वो भी मेजरली फॉस्फोलिपिड है, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज्ड है। उसके अलावा बाइलेयर की अगर बात करूँ तो कुछ ऐसी होती है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, ऐसे ऊपर एक लेयर होगी और ये नीचे नीचे की तरफ ऐसे लेयर होगी। अभी जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, बाहर की तरफ वन polar heads, the hydrophilic heads are present towards the outer side, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब ये एम्फीपैथिक नेचर होता है ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। अब इन्वेस्टिगेशन से हमें क्या पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है ना, उनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो रेशियो होता है प्रोटीन और लिपिड्स का वो वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल। अगर मैं ह्यूमन आरबीसीज की बात करूँ अप्रोक्सीमेटली, तो ह्यूमन आरबीसीज यानी ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स में 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड्स होता है। 52% प्रोटीन एंड 42% मतलब 52% हमारे पास वो होता है, सॉरी 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड्स होता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब इसमें ना कुछ सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे प्रोटीन्स को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। जैसे कि नाम ही बोल रहा है, इंटीग्रल और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो पेरिफेरी यानी सरफेस पे लाई कर रहे होते हैं, दे कैन इजीली बी रिमूव। ठीक है, और इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो या तो पार्शियली इम्बेडेड है या कंप्लीटली इम्बेडेड है इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अलावा बच्चे आ जाओ अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। अगर मैं बात करूँ सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया था, सिंगर और निकोल्सन ने 1972 में, और इसी को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो या फ्लूइड नेचर वही कई सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर पाया, जैसे कि फ्लूइड नेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन लाइक सेल ग्रो कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, इंटरसेलुलर जंक्शंस बना सकता है, सिक्रीशन सिक्रीट आउट कर सकता है सब्सटेंसेस को, एंडोसाइटोसिस कर सकता है, सेल डिवीजन कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके थ्रू कई सारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, राइट, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, व्हिच इज व्हाई इसको हम सिलेक्टिवली परमेबल भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल है बिकॉज़ इट अलाउज पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनको ट्रांसपोर्ट करने में विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यानी कोई एनर्जी नहीं लग रही, उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। यानी वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूट्स ऐसे ही पैसिव ट्रांसपोर्ट से ही पास होते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल जो पास नहीं कर सकते नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से, तो उनको हम कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होती है, वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर होती है, राइट। तो सच ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, और वहां पे एटीपी यूटिलाइज होती है, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, राइट। अब अगर मैं बात करूँ सेल वॉल की, सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट्स में, तो एक नॉन लिविंग, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो थी एक लिविंग स्ट्रक्चर थी, सेल वॉल जो एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड इट्स प्रेजेंट इन फंगल सेल्स, प्लांट सेल्स, और प्रोटिस्ट में भी कुछ प्रोटिस्टेंस में के पास सेल वॉल होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ एल्गी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज मार्क इट केयरफुली। एल्गी की अगर हम बात करें तो एल्गी में जो सेल वॉल होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टिन, मैनिन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। सेल्यूलोज, गैलेक्टिन, मैनिन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वहीं पे अगर मैं प्लांट सेल्स की बात करूँ बच्चे, तो प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल होती है, इट्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन, ये हो गया। ठीक है, अब जो सेल वॉल होती है यंग प्लांट सेल की, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, ठीक है, वो इट्स केपेबल ऑफ ग्रोथ, वो एक्सपैंड कर सकती है, वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, बट जैसे सेल बूढ़ा होता जाता है, उसके अंदर की तरफ, अगर मान लो बाहर की तरफ ये है अपनी प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ है। अब अंदर की तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा, अंदर की तरफ एक सेकेंडरी सेल वॉल बनने लगती है। ठीक है, तो यही पे यही बोला गया है कि सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, राइट। अब मिडिल लेमेला जो होती है, मिडिल लेमेला, इट इज a layer made up of calcium pectate which holds the neighboring cells together। तो अगर मान लो 2 neighboring plant cells है, राइट, अगर मान लो ये एक प्लांट सेल है और उसके बगल में लेट्स से ये दूसरा प्लांट सेल है, तो इन 2 प्लांट सेल्स को चिपकाने का काम कौन करती है, मिडिल लेमेला। एंड मिडिल लेमेला बनी किसकी होती है, कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। ठीक है, अब आ जाता है बच्चे पूरे का पूरे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करूँ तो GERL,
ठीक है, GERL सिस्टम। एनिमल में तो GERL होता है क्योंकि एनिमल में वैक्यूल्स नहीं होते हैं इन जनरल। ठीक है, तो GERL स्टैंड्स फॉर, G स्टैंड्स फॉर ये G स्टैंड्स फॉर अपना गोल्जी पैरेटिस, ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L स्टैंड्स फॉर लाइसोसोम। ठीक है, अब बच्चे अगर मैं बात करूँ तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देखो क्या क्या आ जाता है अपने पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सीसोम, ये सब नहीं आते एंडोमेम्ब्रेन, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सबसे पहले अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बेसिकली, ठीक है, कई सारे ऐसे एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अगर मान लो ये एंडोप्लाज्मिक मतलब रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, तो वो वाला पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, ये वाले पोर्शन को हम बोलेंगे ल्यूमिनल, और उसके बाहर वाली जितनी भी स्पेस है देन दैट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो ईआर की, अब देखो ईआर भी दो तरीके का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर उनकी सरफेस पे दे हैव राइबोसोम्स, उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम्स नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, वो स्मूथ नजर आते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रीक्वेंटली किससे एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। वहीं पे अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिंथेसाइजिंग लिपिड्स, राइट। एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्ट्रक्चर्स, लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SER। देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजरली लिपिड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है अपने पास नेक्स्ट गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस कनीलो गोल्जी ने 1898 में पहली बार इस स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, फिर इन्हीं के ऊपर हमने इसका नाम रख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप सैक्स और सिस्टर्ने, अलग अलग शेप्स के सैक्स। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, कॉल्ड सिस्टर्ने, क्रिस्टे नहीं है, याद रखना। वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग बना लेती है उसको क्रिस्टे बोलते हैं। गोल्जी अपैरेटस है सिस्टर्ने, जस्ट रिमेंबर द डिफरेंस। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो या वेरिएड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट। ओके, ये हो गया अपना क्लियर, जहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब ये देखो, गोल्जी अपैरेटस में भी ना दो चीजें होती हैं। गोल्जी अपैरेटस की अगर मैं बात करूँ तो आगे की तरफ जो फेस होता है, विच इज फेसिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कॉन्वेक्स या सिस फेस या फॉर्मिंग फेस होता है, कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेस। और पीछे की तरफ जो दूसरा फेस होता है विच इज अवे फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज कॉनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। सिस और जो ट्रांस फेस होता है वो एकदम डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, गोल्जी कई सारे फंक्शंस करती है, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है, एंड डिलीवरिंग इनटू इंट्रासेलुलर टारगेट्स, एंड जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है बॉडी में सारे मटेरियल्स को पैक करना इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ठीक है, वो सब किसका काम है, सब किसका काम है, गोल्जी अपैरेटस का काम है। ठीक है, विच इज वाई गोल्जी अपैरेटस, ओके, ये हो गया अपना। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गोल्जी अपैरेटस जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। गोल्जी अपैरेटस एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है फॉर फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। बचे फिर लाइसोसोम्स की अगर बात करूँ तो लाइसोसोम जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना, तो कुछ वेसिकल्स जो गोल्जी अपैरेटस में से पिंच ऑफ कर जाते हैं, बट वो वेसिकल जिनके अंदर हमने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पैक करके रखे हुए हैं। ठीक है, सो ये एक्चुअली में बनती तो गोल्जी अपैरेटस से ही है, बनती गोल्जी अपैरेटस से ही है। तो ये क्या है, ये आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैं, दे आर वेरी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, चाहे लाइपेजेस हो, प्रोटीएसेस हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो। ठीक है, ये सारी की सारी एंजाइम्स इनमें प्रेजेंट होती हैं, बट ये इनएक्टिव फॉर्म में भी प्रेजेंट होती हैं। ये एक्टिव कब होती है, एसिडिक पीएच ऑफ द स्टमक में जाके एक्टिव होती है HCl के प्रेजेंस में। ठीक है, ये एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट ऑफ कोर्स लाइपेसेस, लिपिड्स को डाइजेस्ट कर सकता है, प्रोटीएसेस प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, न्यूक्लियसेस न्यूक्लिक एसिड्स को, एटसेट्रा एटसेट्रा। वैक्यूल्स की बात की जाए, वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है विच इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। मेजरली ये मोर देन 90% वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल ऑक्यूपाई करता है। जो इसकी वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन, दैट इज रेफर टू एज टोनोप्लास्ट। ओके, और अगर मैं बात करूँ टोनोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में मदद करता है, ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू। अमीबा की अगर मैं बात करूँ तो अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में काफी मदद करता है। जैसे प्लांट सेल में नॉर्मल वैक्यूल होता है, सैप वैक्यूल। अमीबा में होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में मदद करता है। वो कई सारे सेल्स होते हैं जैसे प्रोटिस्ट वगैरह में फ्लूइड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फूड वैक्यूल्स कैसे बनते हैं, एनगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल्स, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे अगले स्ट्रक्चर की, विच इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल दैट वेरीज, राइट, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, के कौन सी बॉडी को कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिफर करते हैं। ठीक है, टिपिकली सॉसेज शेप होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप होता है। डायमीटर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। तो डायमीटर हो गया अपना 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, और लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो देखो डायमीटर ये हो गया अपना, डायमीटर की अगर मैं ऐसे बात करूँ, एक मिनट, ये हो गया डायमीटर विच इज बेसिकली ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ
ठीक है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो लेंथ जो हो सकती है वो 1 माइक्रोमीटर से 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक भी हो सकती है। ये तो क्लियर है सबको? चलो आ जाओ। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हम सबको पता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, राइट। इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो ऐसे काफी ज्यादा फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, राइट। इनर मेम्ब्रेन देखो, आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कई सारी इनफोल्डिंग बना लेती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। गोल्गी पैरेटिस में सिस्टर में दिस इज क्रिस्टे, जस्ट रिमेंबर दैट। और क्रिस्टे सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, नॉट जस्ट दैट ऑफ कोर्स। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं दे आर साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है क्रेब्स साइकिल, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है, चाहे लिंक रिएक्शन हो चाहे अपनी क्रेब्स साइकिल हो, सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, राइट। अब ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज वाई, ठीक है। और बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रेस्पिरेशन हो रही है और रेस्पिरेशन से एनर्जी बनती है, तो विच इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज रेफर्ड टू एज पावर हाउस ऑफ द सेल। मैट्रिक्स जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं 70, ठीक है, 70s राइबोसोम्स होते हैं। एंड या माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। फिर प्लास्टिड्स की अगर बच्चे में बात करें तो प्लास्टिड्स जो होते हैं सभी प्लांट सेल्स और यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं। यूग्लिना, यूग्लिना, हाँ प्लास्टिड्स होते हैं एक्चुअली में, यूग्लिना में, राइट। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एक्चुअली बेसिकली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल्स, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। यूग्लिना है जो फोटोसिंथेसिस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्लांट्स में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड मेजरली 3 तरीके के होते हैं। वी हैव डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट वी हैव क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है दैट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स और लाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करता है। क्रोमोप्लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन्स, एंथोफिल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अ स्पेसिफिक प्लांट पार्ट और कलर, ठीक है, येलो, ऑरेंजिश, रेडिश कलर। वो बिकॉज क्रोमोप्लास्ट में xanthophyls, कैरोटिनॉइड वगैरह प्रेजेंट होते हैं इसलिए, ठीक है। इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है येलो, रेड, ग्रीन कलर्स के लिए। अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करूँ तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट फर्दर 3 तरीके के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में हमारे पास होता है अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट बच्चे क्या कर रहा है, अमाइलोप्लास्ट स्टोर कर रहा है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। वो जैसे कि पोटैटो में इलियोप्लास्ट जो होता है, इलियोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल या फैट। और यहीं पे एल्यूरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूँ, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन्स को, ठीक है। अब मेजॉरिटी ऑफ ये क्या, क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरोप्लास्ट भी अगेन उसकी शेप जो है वो वेरी करती है। वेरिएबल लेंथ है उसकी, लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर्स हो सकती है और विड्थ जो है वो 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 to 4 माइक्रोमीटर हो सकती है। तो इनका नंबर है क्लोरोप्लास्ट का वो भी वेरी कर सकता है। 1 इन पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, यूनिसेलुलर algae होते हैं। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला यूनिसेलुलर algae होते हैं। तो एक क्लोरोप्लास्ट होता है क्लेमाइडोमोनास से लेके 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं, विच इज सीन इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ प्लांट्स, राइट। तो इनका नंबर भी वेरी कर सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें ही अगर हम बात करें, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन जो होती है लेस परमेबल होती है और यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कई सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, राइट। ऐसे फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। और इन फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोला, इनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। और पूरे स्टॉक ऑफ थाइलाकॉइड को हम क्या बोलते हैं, ग्राना। दे आर थाइलाकॉइड स्टैक्स में अरेंज होते हैं जिसको हम ग्राना या सिंगुलर ग्रानम बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रोमा लेमिले वाला स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रोमा लेमिले क्या होता है, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स व्हिच कनेक्ट द थाइलाकॉइड्स और डिफरेंट ग्राना, ठीक है। ये एक ग्राना, ये दूसरा ग्राना, दो ग्राना को कनेक्ट करते हुए ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर एक्चुअली रेफर्ड टू एज स्ट्रोमा लेमिले, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रोमा जो होता है, ठीक है, ये हो गया। इसके पास भी अपना स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सिंगल एक और 70s राइबोसोम्स होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं दे प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड्स। उसके अलावा या राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s, या ओके 70s राइबोसोम्स होते हैं। अब आ जाता है कौन से राइबोसोम्स के। राइबोसोम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में। राइबोसोम्स बने किसके होते हैं, दे मेड अप ऑफ आरएनए व्हिच इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो किसी भी मेम्ब्रेन से मतलब कवर्ड नहीं होते, दे नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80s होते हैं व्हाइल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होते हैं। अब जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, ठीक है, विच आर 80s, ठीक है, 80s राइबोसोम जो है उनकी लार्जर सब यूनिट होती है 60s और स्मॉलर सब यूनिट होती है 40s। और जो हमारे 70s राइबोसोम्स है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, उनकी लार्जर सब यूनिट 50s और स्मॉलर सब यूनिट 30s। अब बच्चे यहाँ पे एस क्या डिनोट कर रहा है, एस यहाँ पे हमारा डिनोट करता है स्वेटबर्ग्स यूनिट। स्वेटबर्ग यूनिट व्हिच स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट किस रेट से सेडिमेंट हो रहा है, राइट। तो इनडायरेक्टली इट्स अ मेजर ऑफ डेंसिटी, कितना डेंस है और कितना मतलब बड़ा साइज है, ठीक है। जितना ज्यादा डेंस होगा उतना ज्यादा नीचे सेटल होगा, राइट। तो या अभी हो गया। अब साइटोस्केलेटन की बात करो तो साइटोस्केलेटन में हमारे पास कई सारे फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। 3 के नाम याद रखना है आपको एनसीईआरटी के हिसाब से। 3 तरीके के साइटोस्केलेटन में हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। दे कलेक्टिवली फॉर्म द साइटोस्केलेटन। उसके अलावा ये 3 चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एमक्यू,
इनकी फंक्शन आप एम क्यूब से याद रख सकते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप। सो साइटोस्केलेटन के अंदर हमारे पास आ गया माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स टुगेदर फॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन। ठीक है, एक तरीके से स्केलेटन बना रहे हैं प्लांट का, जैसे हमारे केस में हमारे बोन्स और मसल्स हमारे स्केलेटन बना रहे होते हैं, ऐसे ही। ठीक है, ये 3 फंक्शन होते हैं इनके। एम क्यूब से याद रखना, मैंने आपको बोला एम क्यूब से याद रखो। एम क्यूब से ये सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं सीलिया और फ्लैजुला पे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीलिया फ्लैजुला की बच्चे अगर मैं बात करूँ तो सीलिया और फ्लैजुला, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सीलिया एंड फ्लैजुला। बट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद सीलिया एंड फ्लैजुला, एक बार न्यूक्लियस कर लेते हैं कि सीलिया और फ्लैजुला थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा, सो दैट माइट टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। न्यूक्लियस की बच्चे अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल है, पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, फिर जो मटीरियल है न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रेजेंट है, विच इज नथिंग बट व्हाट, क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, तो वो बेसिक डाइज से स्टेन होते हैं, राइट, क्रोमैटिन स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज, तो उन्हें स्टेन किया बाय बेसिक डाइज एंड या दिस वाज डन बाय फ्लेमिंग, राइट, और फ्लेमिंग ने ही नाम रखा, ही गेव द नेम क्रोमैटिन। ठीक है, अब उसके अलावा अगर मैं बात करूं इंटरफेज में, जब न्यूक्लियस होता है, इंटरफेज में जब होता है व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, ठीक है, तब जो ये होते हैं हमारे पास सारे के सारे क्रोमैटिन फाइबर्स, ये ऐसे लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे कॉइल्ड होते हैं, हाईली कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोल रखा है न्यूक्लियस भी हमें पता है हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन, 2 पैरेलल मेम्ब्रेन होती है विद अ स्पेस कॉल्ड एज द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को हम क्या बोलते हैं, अगर मान लो ये अंदर वाली लेयर है और ये बाहर वाली लेयर है, ठीक है, तो दोनों लेयर्स के बीच का ये जो स्पेस होता है, ये जो दोनों लेयर, एक मिनट निकालो, ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का बच्चे ये जो स्पेस होता है, ये 10 से 15 नैनोमीटर का होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनकी मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनको हम न्यूक्लियर पोर्स भी बोलते हैं, जैसे एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा या इट्स इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, वो तो ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ओके, दिस इज ट्रू। हाँ, नॉर्मली देयर इज ओनली 1 न्यूक्लियस पर सेल, यूजुअली एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है एक सेल में, बट कई सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी आपको देखने को मिलती है, जैसे टिपीटम होता है प्लांट सेल्स के केस में, टिपीटम, राइट, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ, हम कह सकते हैं एंथर के, अगर जब आप एंथर का क्रॉस सेक्शन करते हो तो इनरमोस्ट लेयर जो होती है वहां पे, ठीक है, दैट इज बाइन्यूक्लिएट, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दिख जाती है टिपीटम में, राइट, सिनोसिटिक कंडीशन। तो या अब उसके अलावा कुछ मैच्योर सेल्स होते हैं, दे इवन लैक न्यूक्लियस, उनमें तो न्यूक्लियस होता भी नहीं है, जैसे एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स, मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स हो गए प्लांट्स के। ठीक है, इनमें तो न्यूक्लियस होता भी नहीं है, तो आप इन्हें लिविंग मानोगे, ऑफकोर्स लिविंग तो होते ही हैं। ठीक है, उसके अलावा जो न्यूक्लियस की साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस की मैट्रिक्स होती है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है, अगर मैं न्यूक्लियोलस की बात करूं तो या द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज content of nucleolus is in continuation with the rest of the nucleoplasm, मतलब न्यूक्लियोलस जो है अंदर वाला, वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट साइट होती है एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए। न्यूक्लियोलस है वो साइट, न्यूक्लियोलस इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरआरएनए सिंथेसिस, आरआरएनए सिंथेसाइज होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स तो हम सबने पढ़ा है, हमारा जेनेटिक मटेरियल इज पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास, क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है, और बेसिक और डीएनए को रैप करते हुए कुछ प्रोटीन विद हिस्टोन प्रोटीन हमारे केस में, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी होता है, कुछ आरएनए भी होता है। ठीक है, एक सिंगल ह्यूमन सेल की बात करूं तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, या और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, करेक्ट, क्रोमोसोम जो होता है उसमें एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़े रखती है। ठीक है, दिस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इज रेफर्ड टू एज सेंट्रोमियर। ठीक है, और सेंट्रोमियर के अराउंड ऑन साइड्स ऑफ द सेंट्रोमियर यू सी दिस डिश शेप स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे ग्रीन से रिप्रेजेंट भी कर रखे हैं। सेंट्रोमियर के साइड में जो डिश शेप स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं, जिनसे एक्चुअली में आके स्पिंडल फाइबर अटैच करता है और इन्हें सेपरेट करता है ड्यूरिंग द एनाफेज। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे बच्चे हमारे क्रोमोसोम्स अलग अलग कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर देते हैं। हमारे पास होते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें जो सेंट्रोमियर होता है एक्जैक्टली एट द सेंटर होता है, मिडिल सेंट्रोमियर होता है फॉर्मिंग इक्वलांस। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जहाँ पे क्रोमोसोम जो हमारा सेंट्रोमियर होता है इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। एक्टोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जहाँ पे जो हमारा सेंट्रोमियर होता है इट्स टुवर्ड्स द एंड, क्लोजर टू द टिप के क्लोजर होता है। एंड टीलोसेंट्रिक, जहाँ पे तो एक्चुअली में क्रोमोसोम जो होता है एक्जैक्टली टिप पे ही प्रेजेंट होता है, तो आप प्योरली देख भी सकते हो। और मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इज इन द सेंटर, सब मेटासेंट्रिक में इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, एक्टोसेंट्रिक में इट इज मोर टुवर्ड्स द एंड, और टीलोसेंट्रिक में तो एक्जैक्टली एकदम टिप पे ही प्रेजेंट होता है, टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, उसके अलावा सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें बच्चे, तो कभी कभी क्या होता है ना, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव अ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कुछ कुछ क्रोमोसोम में आपको एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो हमें दिख गया सेंट्रोमियर, कुछ कुछ क्रोमोसोम में एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है कॉन्स्टेंट लोकेशन पे, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एक अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड एज सैटेलाइट। जैसे अगर मान लो यहाँ दिखा रखा है
अगर मान लो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन था सेंट्रोमियर, यहाँ पे अगर मान लो एक और कंस्ट्रक्शन दिख जाए, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, तो ये वाला जो पोर्शन है, 1 सेकेंड, ये वाला जो पोर्शन है एक्चुअली में, ये अलग से एक लटका हुआ नजर आएगा ना, ये वाला जो फ्रैगमेंट, इट अपीयर्स लाइक सैटेलाइट, इट अपीयर्स लाइक सैटेलाइट, और इसी स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम को बोलते हैं हम सैटेलाइट। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं बात करूँ बच्चे माइक्रोबॉडीज की, राइट, माइक्रोबॉडीज की अगर मैं बात करूँ तो कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं माइक्रोबॉडी, जिसमें कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। अब फाइनली हमारे पास बचा हमारा लास्ट टॉपिक, विच इज बेसिकली व्हाट, विच इज सीलिया एंड फ्लैजुला, राइट। All right, but now let's begin with the next chapter, which is actually में cell cycle and cell division. Let's get started. अब cell cycle और cell division क्या होता है? देखो हम सबको पता है all cells arise from pre-existing cells. रूडोल्फ बच्चों की सिंगल स्टेटमेंट थी, तो हम कहीं ना कहीं सब अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं एज a single cell, right? But and that single cell continues to divide into two, and today we are the trillions of cells of organism that we are today. ठीक है, अब सेल साइकिल के दौरान हुआ क्या? सेल साइकिल पहली बात तो सेल साइकिल सेल डिविजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, अब इस दौरान एग्जैक्टली होता क्या है, राइट? इस दौरान सेल साइकिल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle. तो सेल साइकिल के दौरान बच्चे हो क्या रहा है? सेल ग्रो करता है, पहली बात तो साइड में सेल ग्रो करता है, ग्रो करने के अलावा सेल डुप्लीकेट करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को, सेल क्योंकि से अपने दो डॉटर सेल्स में बांटना है वो जेनेटिक मटेरियल, तो डबलिंग अप करता है अपने जेनेटिक मटेरियल के, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे बांटने अपने दोनों डॉटर सेल्स में, वो सब कुछ सिंथेसाइज करता है। सो इट सिंथेसाइज ऑल द अदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अल्टीमेटली डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल्स में in the case of mitosis, and ultimately into four daughter cells in the case of meiosis, that is termed as सेल साइकिल। अब यूजुअली सेल साइकिल के दौरान ना, अगर मैं सेल ग्रोथ की बात करूं, सेल ग्रोथ मतलब साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करना, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज के टर्म में बात करूं तो सेल ग्रोथ तो पूरी सेल साइकिल के दौरान होगा, G1 S G2 M, कंटिन्यूअस प्रोसेस है सेल ग्रोथ। हाउएवर जो डीएनए सिंथेसिस है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही होती है, व्हिच इज ड्यूरिंग द एस फेज। ठीक है, एंड याद रखना है पूरी की पूरी साइकिल इट इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल, जेनेटिकली कंट्रोल्ड साइकिल है। मैं फेजेस ऑफ द सेल साइकिल की अगर बहुत ध्यान से बात करूं तो लेट्स स्टडी दैट केयरफुली। अब सब सेल्स जो होते हैं ना ह्यूमंस के केस में, अब जैसे यहाँ पे एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल में ह्यूमन सेल्स को कल्चर किया गया है, ह्यूमन सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं वंस इन एवरी 24 आवर्स, हर 24 घंटे में एक बार तो कर ही जाते हैं सेल। लेकिन ये जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल के, जो टाइम पीरियड है सेल साइकिल का, ये वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर मैं यीस्ट की बात करूं तो यीस्ट में एक कंप्लीट साइकिल गेट्स कंप्लीटेड इन ओनली अबाउट 19 मिनट्स। यहीं पे अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में तो 20 मिनट लगते हैं वन कंप्लीट सेल डिविजन, राइट। यीस्ट में यही 90 मिनट लग जाता है और एक ह्यूमन सेल 24 मिनट्स। इट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। अब मेजरली पूरी की पूरी सेल साइकिल को हम दो बेसिक फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। वी हैव द इंटरफेज एंड देन वी हैव द एम फेज और द माइटोटिक फेज। ठीक है, मेजर है अपना इंटरफेस और दूसरा है बच्चे अपना एम फेज या माइटोटिक फेज। अब एम फेज या माइटोटिक फेज एक्चुअल सेल डिवीजन का फेज है, जो एक्चुअली में सेल डिवाइड करेगा। जो इंटरफेस है वो एक तरीके से प्रेपरेटरी फेज है, जो तैयारी हो रही है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि ये है आपकी पूरी की पूरी बोर्ड्स की या नीट की तैयारी वाला ड्यूरेशन, जो कि 1 साल का होता है अच्छा खासा। और बोर्ड एग्जाम या फिर एक्चुअली में नीट का एग्जाम तो सिर्फ 1 दिन या 1 महीने के अंदर निपट जाता है ना वो काम। तो दिस इज द एक्चुअल डिविजन फेज, राइट। अब यहीं पे अगर मैं बात करें, इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट कि अगर मान लो ह्यूमन सेल्स की हम कंपैरिजन में बात करें, ह्यूमन सेल्स के रिस्पेक्ट टू, अगर 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन है पूरे के पूरे सेल साइकिल की, तो 24 घंटे में से 95% ऑफ द टाइम्स 95% टाइम तो सिर्फ इंटरफेज ही ले जाता है। यानी 24 घंटे में से 23 घंटे तो सिर्फ अपना इंटरफेज ही हो रहा है, राइट। तो प्रॉपर सेल डिवीजन प्रॉपर की अगर मैं बात करूं, दैट लास्ट फॉर ओनली अबाउट 1 आवर। तो एक्चुअल में जो एम फेज हो रहा है, ह्यूमन सेल्स की हम बात करें तो ह्यूमन सेल में अगर 24 घंटे की एवरेज साइकिल हमने मानी है, तो उसमें से प्रॉपर सेल डिवीजन यानी एम फेज तो जस्ट 1 घंटा ले रहा है, बल्कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम पूरे का पूरा 23 घंटे तो इंटरफेज में ही लग जा रहे हैं। अब मैं अगर एम फेज की बात करूँ तो एम फेज में फर्दर 4 फेजेस आ जाते हैं। एम फेजेस में एक्चुअली में देखो, एम फेज को हम करेंगे, एम फेजेस में मेजरली 2 चीजें होती है। एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मींस डिवीजन, कैरियो मीन न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन डिवीजन। तो एक तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो फिर क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस। तो ये 2 मेन इवेंट देखने को मिलते हैं। इंटरफेज को ऑल्दो हम इनफॉर्मली रेस्टिंग फेज बोल देते हैं, बट दिस इज अ मिसनोमर। मिसनोमर क्यों है? क्योंकि एक्चुअली में सेल कहीं पे भी रेस्ट नहीं कर रहा होता है। रेस्टिंग से यहाँ पे मतलब है कि सेल एक्टिवली डिवाइड नहीं कर रहा है। व्हेन यू ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, व्हेन द सेल इज इन इंटरफेज, यू विल नॉट सी सेल एक्चुअली डिवाइडिंग। तो हमें ऐसा लगता है कि सेल तो कुछ कर ही नहीं रहा, सेल इज एक्चुअली वेरी मेटाबॉलिकली एक्टिव, राइट। इंटरफेज फर्दर 3 फेजेस में डिवाइडेड है बच्चे। वी हैव द G1 फेज, वी हैव द S फेज एंड वी हैव द G2 फेज, G1 S एंड G2। ठीक है, फिर अगर बात करूँ G1 फेज की, 1 सेकेंड, 1 मिनट। जीवन फेज की बच्चे अगर मैं बात करूँ तो जीवन फेज इट्स द इंटरवल बिटवीन माइटोटिक एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो जीवन फेज जो होता है, 1 सेकेंड, अब बच्चे इसको ध्यान से समझना। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जीवन जो होता है वो किस किस के फेज, मतलब किस किस फेजेस के बीच में आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो एक्चुअली इनका डायग्राम भी काफी ज्यादा ब्लर है एनसीईआरटी का। दिस इज जीवन फेज, दिस इज एस फेज, दिस इज G2 फेज। इन्होंने बोला कि जो जीवन फेज है एक्चुअली में वो माइटोटिक फेज यानी एम फेज, माइटोटिक फेज यानी एम फेज, ठीक है, और सिंथेसिस फेज के बीच में आ रहा होता है, राइट। सो इट इज
पोस्ट माइटोटिक, बिकॉज माइटोटिक फेज के बाद आ रहा होता है, एंड इट इज प्री सिंथेटिक, ठीक है, प्री सिंथेटिक या पोस्ट माइटोटिक फेजेस भी इन्हें बोला जाता है, राइट, सो जस्ट रिमेंबर दीज टर्म। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जीवन फेज के दौरान सिर्फ सेल काफी मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, इट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग बट रेप्लिकेशन नहीं होता है। एस फेज के दौरान जो अगला फेज है सिंथेसिस फेज, इज व्हेन एक्चुअली डीएनए सिंथेसाइजेस या डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस। तो डीएनए सिंथेसिस डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज के दौरान होता है। याद रखना अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है वो डबल हो जाता है, डीएनए का अमाउंट तो डबल हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो इनिशियल डीएनए हमारे पास, लेते हैं अगर इनिशियल अमाउंट था डीएनए का 2C, ठीक है, सी, तो आपको एस फेज के बाद कितना हो जाएगा 4C, तो डीएनए कंटेंट तो डबल हो गया, ठीक है, डीएनए कंटेंट डबल हो गया, हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर्स एग्जैक्टली सेम रहते हैं। अगर लेट्स से आपके पास पहले 2N क्रोमोसोम्स थे, तो एस फेज के बाद भी 2N क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर अगर डिप्लॉयड था तो डिप्लॉयड ही रहेगा, हैप्लॉयड था तो हैप्लॉयड ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है बस, ठीक है। एनिमल सेल्स में अगर मैं बात करूं एस फेज के दौरान, तो डीएनए रेप्लिकेशन तो होता है, उसके साथ साथ सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी हो जाता है साइटोप्लाज्म में। हिस्टोन प्रोटीन्स भी एक्चुअली में इसमें ही बनते हैं, एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन्स भी रेप्लिकेट होते हैं ड्यूरिंग दी एस फेज ओनली, ठीक है। G2 फेज की बात करो, G2 फेज में भी ऑफ कोर्स कुछ एडिशनल प्रोटीन्स और जो हमें चाहिए अमीनो एसिड्स वगैरह वो सब कुछ और प्रिपरेशन ही चल रही होती है, जितनी भी माइटोसिस से, बिकॉज अब माइटोसिस में घुसने वाला है G2 के बाद, अब सीधे सेल माइटोसिस में घुसेगा, तो अब जितनी भी लास्ट मिनट प्रिपरेशन है वो चल रही होती है टिल सेल अल्टीमेटली एंटर्स इनटू द एम फेज। अब कुछ कुछ होता है जो सेल जो अल्टीमेटली डिवाइड करता है, मतलब डिसाइड करता है कि एम फेज में जाना ही नहीं है, तो वो जीवन से ही कट लेता है, ठीक है। अगर सेल जीवन से एस चला गया, जीवन से एस चला गया, तो इसे फिर पूरी सेल साइकिल कंप्लीट ही करनी पड़ेगी, बट यू नो जीवन जब में ये जीवन में होता है तो इसके पास एक चॉइस होती है कि वेदर इट कैन कंप्लीटली स्किप द एग्जिट द सेल साइकिल, इट कैन एग्जिट द सेल साइकिल और जी नॉट फेज में एंटर कर जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं क्वीसेंट स्टेज। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो देयर आर सम सेल्स, जैसे आपने देखा होगा कई सारे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, राइट, दे हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन, ठीक है। सो सेल्स व्हिच डू नॉट सेल्स व्हिच डू नॉट डिवाइड फर्दर, व्हिच नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, दे हैव एंटर्ड एन इनएक्टिव स्टेट, जिसको हम बोलते हैं क्वीसेंट स्टेज, जी नॉट फेज, ठीक है। तो इस सेल्स मतलब सेल्स जो इस पर्टिकुलर जी नॉट स्टेज में जा चुके हैं वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, बट दे नो लॉन्गर प्रोलिफरेटिंग यानी इंक्रीजिंग, अपना साइटोप्लाज्म इंक्रीज नहीं कर रहे, अब डिविजन में नहीं आएंगे, ठीक है। अब बट हाँ कभी कभी डिविजन में आ सकते हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं जो परमानेंटली जी नॉट में चले जाते हैं, परमानेंटली, जैसे कि हार्ट सेल्स हो गए, ब्रेन सेल्स हो गए, राइट, बट यहीं पे कुछ सेल्स होते हैं जो टेम्परली जी नॉट में चले जाते हैं, बट दे कम बैक इन द सेल साइकिल, जैसे पैरेंकाइम होता है प्लांट के केस में, टेम्परली जी नॉट में चला जाता है, बट देन अगेन जब हमारे डी डिफरेंशिएशन के बाद वो होता है, मतलब पहले हमारा डिफरेंशिएशन तो फिर डी डिफरेंशिएशन के दौरान दोबारा आ जाता है हमारे पास वापस सेल साइकिल में। तो कुछ होते हैं तो परमानेंटली एग्जिट कर देते हैं सेल साइकिल को, इंसान लीव द सेल साइकिल, ठीक है। आप उसके अलावा अगर मैं बात करूं माइटोटिक सेल में, ओके, माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, ठीक है। माइटोटिक सेल एनिमल्स में जो माइटोसिस होता है यूजुअली डिप्लॉयड सोमैटिक बॉडी के सेल्स में देखने को मिलता है, हाउएवर ये इसमें भी एक्सेप्शन है। अगर मैं हनी बीज की बात करूं, मेल हनी बीज की बात करूं, तो मेल हनी बीज जो होते हैं हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। जो फीमेल हनी बी होती है वो डिप्लॉयड होती है, मेल हनी बी जो होती है हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका n इज इक्वल टू 16 होता है, राइट। तो आप ऑफ कोर्स इनमें जो नॉर्मल सोमैटिक सेल्स होंगे क्या दे विल अंडरगो माइटोसिस, नो दे विल अंडरगो मियोसिस, तो वही एक एक्सेप्शन बता दिया गया है। उसके अलावा अगर एम फेज की बात करें, बात आते हैं एक्चुअली में एम फेज एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। एम फेज की वजह अगर मैं बात करूं, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, सबसे ज्यादा ड्रामा मीन सबसे ज्यादा काम यहीं पे हो रहा होता है, बहुत सारा कुछ हो रहा होता है, पूरा ड्रामा यहाँ से भगदड़ भगदड़ हो रही होती है। यहाँ क्या होता है एक्चुअली में, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट, अब बिकॉज एम फेज में आप देखोगे माइटोटिक फेज है एम स्टैंड से, अब जो होता है इसमें पेरेंट सेल और प्रोजेनी सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहता है, अगर पेरेंट 2n था तो बच्चा भी 2n ही होगा, पेरेंट डिप्लॉयड तो बच्चा भी डिप्लॉयड, पेरेंट में 32 क्रोमोसोम तो बच्चे में 32 क्रोमोसोम, पेरेंट्स में हमारे 46 क्रोमोसोम, बच्चे में 30 मतलब 46 क्रोमोसोम, तो इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, बिकॉज द क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स आर एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। अब माइटोसिस को अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने 4 फर्दर फेसेस में डिवाइड कर दिया, ऑल्दो एक्चुअली ऐसे क्लियर कट डिविजन्स होते नहीं है, बट हमने फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग माइटोसिस में भी जो कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियर डिवीजन, उसे हमने 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। प्रोफेज की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेज बच्चे पहला फेज है कैरियोकाइनेसिस का, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। अब इसके बाद क्या आता है, मतलब ठीक है, इट इज आफ्टर SN-G2, मतलब इट इज आफ्टर SN-G2, तो बिल्कुल ऐसे ही है ना, देखो सबसे पहले आया जी के बाद क्या आता है, जी के बाद नेक्स्ट आया एस के बाद नेक्स्ट क्या है G2, और G2 के बाद अब अगला फेज क्या आएगा, एम फेज आएगा, ठीक है, बिफोर वी अगेन एंटर इनटू G1। तो वही बोला गया है, इट फॉलोज द SN-G2, इट इज कमिंग आफ्टर SN-G2 फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। तो ये तो हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेज में एक्चुअली में क्या होता है, क्रोमोसोम अभी तक क्या इंटरफेस में जो सारा अपना ये जो डीएनए था पूरा ऐसे क्रोमैटिन फाइबर ऐसे
कॉइल के फॉर्म में ऐसे पड़े हुए थे, रैंडमली पड़े हुए थे। अब क्या होगा, क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। तो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोम्स कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम मटेरियल अनटैंगल होना स्टार्ट हो जाता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम बिगिंस ड्यूरिंग प्रोफेज, ठीक है। और उसके बाद सेंट्रोसोम व्हिच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, तो सेंट्रोसोम जो डुप्लीकेट हुआ था एस फेज के दौरान, याद है एनिमल सेल में सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुआ था, इट नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, वो दो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगता है। उसके अलावा क्या क्या होता है, जैसे कि की इवेंट्स क्या क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस, क्रोमोसोम जो है कंडेंस होने लग जाते हैं टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर सीम टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। अब एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के एंड में ना ये जो क्रोमोसोम्स है वो कुछ ऐसे प्रॉपर ऐसे एक शेप स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में नजर आते हैं, ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में, जिनकी दो सिस्टर क्रोमैटिड में एंड दे बाउंड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे नजर आते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रोफेज। उसके अलावा सेंट्रोसोम जो डुप्लीकेशन के लिए गया था, सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन इन एक्स फेज, ठीक है, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाता है, मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, और ऑपोजिट पोल्स पे जाके क्या बनता है, कुछ अपने उनको हम बोलते हैं, एक मिनट, what do you call it, अरे यार मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया, हाँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट आउट करता है, ठीक है। सेंट्रोसोम मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, ये जो सेंट्रोसोम था ये ऑपोजिट पोल्स में जाके, ठीक है। अब इसके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, इसके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके अराउंड कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, अरे एकदम से, हाँ, मेस्यूल्स, एकदम से दिमाग से निकल जाता है, इट इज एक्चुअली मेस्यूल्स, ठीक है। तो इस सेंट्रोसोम के अराउंड ये स्ट्रक्चर्स होते हैं मेस्यूल्स, ठीक है। इस मेस्यूल से ही एक्चुअली में ये माइक्रोट्यूब्यूल जैसे रेडिएट आउट करने लगता है, स्टार्ट्स रेडिएटिंग आउट दीस माइक्रोट्यूब्यूल्स, और एक पूरी स्टार शेप्ड अपीयरेंस देता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, राइट। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज एस्टर्स, ठीक है। और ये जो दो एस्टर्स होते हैं, ये एक एस्टर और ये दो एस्टर्स, ये दो एस्टर्स को हम साथ में क्या बोलते हैं, दो एस्टर्स अलोंग विद द माइटर, ये अब ये दो अपने पास एस्टर बॉडीज बन गई, दे टुगेदर फॉर्म द माइटोटिक अपैरेटस, इनको क्या बोला जाता है, माइटोटिक अपैरेटस बोला जाता है। अब मैं अगर बात करूं अगले पेज की, तो अब क्या बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोफेज के एंड में आते आते क्या होता है, अपने पास ये कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन कंप्लीट एकदम जाके एग्जैक्ट कंप्लीट होता है मेटाफेज के बिगिनिंग में, ठीक है। उसके अलावा एट द एंड ऑफ द प्रोफेज, जब हम सेल को देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे सेल ऑर्गेनल नहीं दिखते, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो होती है वो डिसअपियर कर चुकी होती है। मेटाफेज की अगर मैं बात करूँ, तो मेटाफेज के दौरान बेसिकली क्या हो रहा होता है बच्चे, मेटाफेज के दौरान कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो चुकी होती है न्यूक्लियर एनवेलप की। तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन जो होती है न्यूक्लियर एनवेलप की, दैट काइंड ऑफ मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। जब पूरी तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप टूट गया, दैट इज मार्किंग कि अब मेटाफेज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, एकदम बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज तक जाके कंप्लीटली कंडेंस हो पाते हैं क्रोमोसोम, और यही मेटाफेज वो स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजी है, क्रोमोसोम की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा आसानी से नजर आता है, सबसे अच्छा पढ़ा जा सकता है, ठीक है। मेटाफेज क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं, तो मेटाफेज क्रोमोसोम जो होता है दो सिस्टर क्रोमैटिड्स से बना होता है, हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। उनके अराउंड एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम काइनेटोकोर्स बोलते हैं, विच एक्ट एज साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, जिनसे स्पिंडल फाइबर अटैच करेगा उन्हें, पुल करेगा टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। उसके अलावा अगर बच्चे में बात करूं, तो मेटाफेज के केस में, मेटाफेज में ऑल क्रोमोसोम से कम टू लाई एट द इक्वेटर, सारे के सारे क्रोमोसोम, ये ट्रांजिशन हो रहा है मेटाफेज में, देखो ट्रांजिशन। अब क्या हुआ, ये अपने जो दो थे सेंट्रोसोम्स, ठीक है, सेंट्रोसोम्स और ये जो स्पिंडल फाइबर्स रेडिएट आउट कर रहे हैं, दीज टुगेदर बोथ द सेंट्रोसोम, ये एस्टर्स बना लेते हैं। अब ये दो एस्टर्स को एक साथ हम बोलते हैं माइटोटिक अपैरेटस, ठीक है। अब ये माइटोटिक अपैरेटस क्या करता है, ये जो अपने क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के एंड में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं व्हिच आर कॉल्ड एज काइनेटोकोर। अब ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं काइनेटोकोर से आके अटैच होते हैं, ठीक है, और इन्हें अरेंज कर लेते हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम्स को अरेंज कर लेते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे या इक्वेटोरियल प्लेट पे। मेटाफेज के दौरान यही हो रहा है, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द मेटाफेज, इसको हम मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। तो याद रखना क्या क्या की फीचर्स है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच कर लेते हैं खुद को काइनेटोकोर से, ठीक है, एंड सारे के सारे क्रोमोसोम मूव हो जाते हैं टू द स्पिंडल इक्वेटर, राइट, एकदम इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। अब आती है एनाफेज की बात। एनाफेज के दौरान क्या होता है, ईच क्रोमोसोम एट द मेटाफेज प्लेट, सारे के सारे क्रोमोसोम जो मेटाफेज प्लेट पे एक साथ स्प्लिट होते हैं, ठीक है। ये देखो सब अटैच थे ना अपने, ये सब अटैच थे अपने किससे, स्पिंडल फाइबर की मदद से, इनके काइनेटोकोर से। अब जो स्पिंडल फाइबर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्पिंडल फाइबर इन्हें खींचता है, इट पुल्स देम अपार्ट, और ये सेंट्रोमियर इनका स्प्लिट करता है, एंड द नाउ बोथ द क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, राइट, दोनों के दोनों सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, एंड दे मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, राइट। सो या they begin the migration towards the opposite pole। अब जैसे ही ये मूव करते हैं, as they move from the equatorial plate towards the opposite pole, याद रखना इस दौरान क्या होता है, the centromere remains directed towards the pole while the arms trail behind। अब यूजुअली क्या होता है, जब हम इन्हें पुल करते हैं, जब आप इन्हें खींचते हो ना, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, जब हम इन्हें पुल करते हैं यूजुअली, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ऐसा, ठीक है। तो जो ये होता है अपना सेंट्रोमियर होता है, इट इज टुवर्ड्स द टिप,
सेंट्रोमियर जो होता है वो लीड कर रहा होता है, सेंट्रोमियर इज टुवर्ड्स द पोल, और जो आर्म्स होते हैं ना वो पीछे पीछे लटक रहे होते हैं, द आर्म्स दे काइंड ऑफ ट्रेलिंग बिहाइंड। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, तो की फीचर्स क्या है, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, क्रोमैटिड्स जो होते हैं दे बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, यानी क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स दे मूव टू द ऑपोजिट पोल्स नाउ। ठीक है, अब टीलोफेज की अगर बात करो, टीलोफेज फाइनल फेज होता है कैरियोकाइनेसिस का, जिसमें क्रोमोसोम दे रीच द ऑपोजिट पोल्स, वो दोनों ऑपोजिट पोल्स पहुंच चुके हैं, एंड दे हैव लॉस्ट देयर इंडिविजुअलिटी, लॉस्ट देयर इंडिविजुअलिटी यानी दोबारा डीकंडेंस हो जाता है, अभी तक कंडेंस हुए थे फिर वापस दे बिकम डीकंडेंस, और अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है, अब नहीं समझ में आ रहा कौन सा क्रोमोसोम कौन सा है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम अब नजर नहीं आते, क्रोमैटिक मटेरियल ही नजर आ रहा होता है। तो क्या क्या की इवेंट्स है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट, ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है प्रोफेज का, क्रोमोसोम का क्लस्टर, क्रोमोसोम का ऐसा पूरा गुच्छा, क्रोमोसोम का क्लस्टर आपको नजर आ रहा होता है दोनों एंड पे, दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एज इंडिविजुअल डिस्क्रीट यूनिट, एक डिस्क्रीट एक सेपरेट क्रोमोसोम्स की तरह आपको नजर नहीं आ रहे होते, न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स दैट कंप्लीटली डेवलप्स। अभी तक प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गया था, आपको क्लियरली न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बनता हुआ नजर आएगा, उसके अलावा जो भी ऑर्गेनेल्स गायब हो गए थे जैसे न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, वो वापस बन जाते हैं। अब एक बार ये हो गया अपने पास, अब क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। अब सेल डिवीजन दो तरीके से होता है, एनिमल सेल्स में सेल फरो मेथड की मदद से, और जो प्लांट सेल्स है उसमें सेल प्लेट मेथड की वजह से, अब हाँ सेल प्लेट जो डलती है बीच में। अब यूजुअली क्या होता है एनिमल सेल्स के केस में ना, एनिमल सेल्स के केस में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, लास्ट जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, अब सेल मेम्ब्रेन में ना ऐसे एक फरो क्रिएट होता है। ठीक है, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज दिस इज द क्विक रिविजन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, ऐसे एक फरो डलती है और ये फरो डीपन होती जाती है विद टाइम और अल्टीमेटली पिंच ऑफ हो जाता है, अल्टीमेटली ये फरो डीपन होती जाती है और ये सेल जो होता है एक्चुअली में पिंच ऑफ हो जाता है सेंटर से। ठीक है, डिवाइड, तो ये जो मूवमेंट है व्हिच इज यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन, ये देखो सेल, ये जो है अपना साइटोप्लाज्म का डिवीजन, इट इज हैपनिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसे मैं बोलते हैं सेंट्रीपीटल। प्लांट सेल्स में अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, प्लांट सेल्स में पता है क्या होता है, प्लांट सेल में ऐसे कोई सेल फरो नहीं होती, प्लांट सेल में क्या होता है, बीच में एक सेल प्लेट ले कर दी जाती है, प्लांट सेल्स के केस में एक सेल प्लेट बीच में ले कर दी जाती है जिसमें गोल्गी एपारेटस वगैरह सबका रोल होता है। ठीक है, फिर ये सेल प्लेट ही इलोंगेट करती जाती है और ये बाहर की तरफ डेवलप करती है, बाहर की तरफ डेवलप करती है एंड अल्टीमेटली डिवाइड्स द प्लांट इनटू टू सेल्स। तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर हो रही है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। ठीक है, अब ये तो हो गया साइटोकाइनेसिस की हम बात कर रहे हैं, राइट, साइटोकाइनेसिस की वजह अगर हम बात करें, साइटोकाइनेसिस में हमारा क्या हो गया, अब ये तो हो गया साइटोकाइनेसिस की अगर हम बात करें। सो या एनिमल सेल्स के केस में अगर हम बात करें, सो एनिमल केस में दिस इज अचीव बाय अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक फरो अंदर की तरफ फरो बनती जाती है, वो फरो डीपन होती जाती है और अल्टीमेटली सेंटर में मिल जाती है। ठीक है, समझे, फरो अल्टीमेटली डीपन गहरी होती जाती है एंड अल्टीमेटली सेंटर में मिलकर डिवाइड कर देती है सेल को इनटू टू हाफ्स, right? The furrow gradually deepens and ultimately joins in the center, dividing the cell cytoplasm into two equal halves. यहीं पे अगर प्लांट सेल्स की बात की जाए तो प्लांट सेल्स में एक इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल डलती है बीच में। ठीक है, प्लांट सेल्स में वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर। ठीक है, एक सेल प्लेट डलती है, ठीक है, सेल प्लेट, और वो सेल प्लेट बाहर की तरफ ग्रो करती जाती है विद द एग्जिस्टिंग वॉल्स एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस, राइट। याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रिकर्सर, सेल प्लेट डलती है, ठीक है, और ये सेल प्लेट आगे जाके क्या बनती है, मिडिल लैमेला व्हिच इज जॉइनिंग द एडजेसेंट प्लांट सेल्स। ठीक है, ये हो गया आप क्लियर अपना यहाँ पे, ओके, दिस इज क्लियर टू यू नाउ। अब सिग्निफिकेंस अगर माइटोसिस की बात करो तो माइटोसिस क्यों जरूरी है, माइटोसिस देखो इक्वेशनल डिवीजन है, राइट, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मान लो ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ पर्पसेस, जैसे कि अगर मैं बात करूँ नॉर्मल सेल ग्रोथ करानी है, राइट, टू रिस्टोर द क्रोमोसोमल नंबर बैक, टू रिस्टोर द क्रोमोसोम नंबर बैक, ठीक है, ऑफ मल्टीपल रीजन, राइट, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिग्निफिकेंस आज तक इतने सवाल नहीं आते हैं। मियोसिस पे एग्जैक्टली आ जाते हैं, मियोसिस क्या है, मियोसिस इज बेसिकली रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस में क्या हो रहा है, इट इज बेसिक, अब मियोसिस कब होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब हमें गैमेट्स बनाने होते हैं, तो मियोसिस, तो ये हमारा ये लेस यूज इवेंट है सेल साइकिल का, मोस्टली बॉडी में माइटोसिस ही हो रहा था, बस गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हमारा मियोसिस हो रहा होता है। उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ईच विद कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अभी हैप्लॉइड ही आई कैसे, क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ कैसे, ठीक है, ये जो स्पेशल काइंड ऑफ डिवीजन होता है ये मियोसिस ही होता है। मियोसिस में देखो सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस में पहली बात तो आप ध्यान रखना क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। कैसे होता है एग्जैक्टली वो सब पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले मियोसिस में क्या होता है, दो सीक्वेंशियल साइकिल होती है, दो बार न्यूक्लियर डिवीजन और दो बार सेल डिवीजन होता है, राइट, तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट एक सिंगल साइकिल ही होती है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सिर्फ एक ही बार रेप्लिकेट करता है, बट देयर आर 2 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 2 सेल डिवीजन, मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चे, मियोसिस 1 जो होता है, इट इज इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द एस फेज, ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, उसके बाद मियोसिस स्टार्ट होगा, मियोसिस 1 स्टार्ट होगा।
ठीक है। मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अगर मेन इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मियोसिस में बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर कर रहे होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, अल्टीमेटली जाके 4 डॉटर सेल्स बनते हैं व्हिच हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मियोसिस 1 में अपने पास क्या होता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ये सब आ जाता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। प्रोफेज 1 की बच्चे अगर मैं बात करूँ, ध्यान से समझना, प्रोफेज 1 की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेज 1 के दौरान क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन। ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली ना बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोफेस में, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। देखो अब ना मैं ना एक काम करती हूँ, इसको ना समझाती हूँ। देखो पहले तो बेसिक बेसिक कर लेते हैं। अब जो प्रोफेस 1 होता है ना, इट इज जो मियोसिस 1 का प्रोफेस 1 होता है, दैट इज टिपिकली लॉन्गर देन द प्रोफेस ऑफ माइटोसिस। मतलब मियोसिस के जो माइटोसिस का प्रोफेस होता है उससे भी लंबा होता है प्रोफेस 1 मियोसिस 1 का। इट्स वेरी लॉन्ग। इट्स इनफैक्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। फर्दर 5 फेजेस में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। एंड व्हाट आर दोस फर्दर 5 फेजेस अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, व्हिच इज हम इसको अलग अलग तरीके से याद रखते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं लता जरा पानी दे दो, आई हैव पर्सनली लर्नड इट एज लेट जीब्रा प्ले ड्यूरिंग डे। लेट जीब्रा प्ले ड्यूरिंग डे। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, यू कैन रिमेंबर इट हाउएवर यू वांट। अब देखो यूजुअली बच्चे डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द डिप्लोटीन स्टेज अगर हम बात करें, क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लग जाते हैं, दे बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटीन। तो पूरे लेप्टोटीन के दौरान क्या चल रहा है, दिस बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज देयर इज जस्ट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर मैं बात करूं पहले तो देखो सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस 1 स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले तो डुप्लीकेशन होगा क्रोमोसोम्स का। तो अगर मान लो देखो हमारे पास ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, अगर मैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करूं तो ये एक मेंबर है जो मदर से आया होगा, एक मेंबर है जो फादर से आया होगा, एक क्रोमोसोम मदर से, एक क्रोमोसोम फादर से। अब क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान मैंने क्या बोलता है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता। तो इसी क्रोमोसोम के अराउंड एक और सिस्टर क्रोमैटिड बन जाएगी, इसी क्रोमोसोम के अराउंड एक और सिस्टर क्रोमैटिड बन जाएगी। तो ये रेप्लिकेशन के बाद कुछ ऐसे नजर आने लगेंगे, रेप्लिकेशन के बाद कुछ ऐसे नजर आने लगेंगे। ठीक है। और लेप्टोटीन के दौरान ना इनका कंडेंसेशन हो जाता है। लेप्टोटीन के दौरान अभी ये प्रॉपर से एक शेप स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ना, ये लेप्टोटीन के दौरान होता है कि प्रॉपर अच्छे से कंडेंस हो जाते हैं। दैट हैपेंस ड्यूरिंग लेप्टोटीन। नाउ वंस दैट हैपेंस, लेप्टोटीन के दौरान ये हो गया, फिर हम मूव करते हैं टू द सेकंड फेज, ठीक है, व्हिच इज जाइगोटीन। अब देखो जाइगोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में तो ये हो गया, जाइगोटीन की अगर मैं बात करूँ सेकंड फेज, सेकंड स्टेज जो होती है प्रोफेज 1 की, वो होती है अपनी जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। सो इस फेज में क्या होता है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ पेयर करना लग जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन कॉल्ड एज साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को साइनेप्सिस बोला जाता है, जब पेयर्ड क्रोमोसोम्स कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स से कम टुगेदर और वो मिलके बना देते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल देते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो एग्जैक्टली क्या होता है, अब देखो एग्जैक्टली मैं आपको बताते हैं। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है मदर और फादर वाले लेप्टोटीन में, जो एग्जैक्टली कंडेंस हो चुके हैं प्रॉपर्ली, अब ये करते ही एक साथ पास पास आने लगते हैं। आप क्लियरली देखोगे अब ये एक दूसरे के पास पास आने लगे, और इनके बीच में एक पूरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स की मदद से एक पूरा ये स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, ये बन जाता है पूरे का पूरा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में ना, ये जो पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स बना, इस साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में बेसिकली कई चीजें आपको नजर आती है। द कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, बाय पेयरिंग दी साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब इस स्टेज के दौरान जब ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंस। बाइवेलेंस बनने लगते हैं। बाइवेलेंस यानी देखो एक ये क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम, तो बाई मींस 2, बाइवेलेंस बनने लगते हैं। टेट्राड भी बोल सकते हैं, टेट्राड यानी 4 आपको सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखते हैं, 1 2 3 और 4। तो आप इसको बोल सकते हो ये बाइवेलेंस देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है, बाइवेलेंस देखने को मिलते हैं, या टेट्राड फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलती है ड्यूरिंग जाइगोटीन। ठीक है। अब ये बन तो जाते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज, द 4 क्रोमैटिड्स, ये जो 4 क्रोमैटिड्स हैं ऑफ ईच बाइवेलेंस, दे बिकम डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, बट ये और क्लियरली अपीयर करते हैं एज टेट्राड्स इन द नेक्स्ट स्टेज। They appear as tetrads more clearly in the next stage, which is पैक्टीन। ठीक है। तो यही एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ये हम भी करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स बना which is synaptonemal complex, ये बना जाइगोटीन में, and this complex which is formed by a pair of synapsed homologous chromosomes, इसको हम बोलते हैं bivalent because of presence of 2 chromosomes, ठीक है, या टेट्राड। However, ये जो टेट्राड है या बाइवेलेंट है, दिस इज मोर क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग द नेक्स्ट स्टेज व्हिच इज पैक्टीन। याद रखना फर्स्ट 2 स्टेजेस जो होते हैं प्रोफेज 1 के, दे आर रिलेटिवली शॉर्टर, यानी लेप्टोटीन और जाइगोटीन जो होता है रिलेटिवली शॉर्टर होते हैं इन कंपैरिजन टू द नेक्स्ट स्टेज व्हिच इज पैक्टीन। अब पैक्टीन में अगर मैं बात करूं, पैक्टीन में अगर मैं बात करूं, तो इस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस,
During this state, the four chromatids of each bivalent chromosome become distinct and they clearly appear as tetrads. तो बन जो टेट्राड फॉर्मेशन है या बाइवेलेंस वो बनते किसमें है, जाइगोटीन में, बट बहुत क्लियरली नजर किसमें आता है, पैकेटीन में नजर आते हैं। ठीक है, अब ये टेट्राड्स की तरह और क्लियरली नजर आते हैं इन द नेक्स्ट स्टेज विच इज पैकाइटीन। अब इस स्टेज के दौरान कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है पैकाइटीन में, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल एंड द साइट्स एट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स वो साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर विल occur between non-sister chromatids of the homologous chromosomes. Crossing over is the exchange of genetic material between homologous chromosomes. तो अब एग्जैक्टली पैकाइटीन में दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर दोनों के दोनों क्या होंगे, इट विल हैपन एट पैकाइटीन स्टेट। तो इस दौरान देखो होता क्या है, अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लो अपने ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, ये देखो ये इसकी एक आर्म और ये आर्म, ये आपस में क्या है, ये आपस में है सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, जैसे कि अगर नजर भी आ रहा हो, देखो ये आपस में क्या है, ये आपस में है सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, लेकिन इसकी ये वाली आर्म और इसकी ये वाली आर्म, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में होंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो अब जो पैकाइटीन नेक्स्ट स्टेज आया उसमें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होगा, पहले तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से रिकॉम्बिनेशन होगा, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। अब इस दौरान ध्यान रखना, ये जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना तो पूरा साइनाप्टोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आपस में जुड़ा हुआ होगा। ये कुछ ऐसे होगा, देखो जैसे इसका ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ऐसे, और इसका ये जो रेड वाला पार्ट है ना ये ऐसे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे नजर आएगा। ठीक है, और ये जो ब्लू वाला है ये कुछ ऐसे नजर आएगा। जैसे रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है पैकाइटीन के दौरान, क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर जो है एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, और जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है पूछा जाता है वो कौन सा एंजाइम है जो क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व होता है, रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज होता है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये कंप्लीट होता है बाय द एंड ऑफ पैकेटीन। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स अभी भी लिंक्ड है एक दूसरे से, क्रोमोसोम्स अभी रिकॉम्बिनेशन हो गया, एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल का, बट क्रोमोसोम्स कहीं ना कहीं अभी भी लिंक्ड है विद ईच अदर, राइट। इफ यू लुक एट इट केयरफुली, एक्सचेंज हो चुका है जेनेटिक मटेरियल का, एक्सचेंज हो चुका है, इधर हमने रेड वाला पोर्शन दे दिया है इसको, इसको हमने ब्लू वाला पोर्शन दे दिया था, एक्सचेंज हैज हैपेंड, बट अभी भी क्रॉसिंग ओवर की साइड पे, यहाँ जिस साइड पे क्रॉसिंग ओवर हुई, क्रोमोसोम्स अभी भी एक दूसरे से लिंक्ड है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन, अब नेक्स्ट जो फेज आएगा व्हिच इज डिप्लोटीन। बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज recognized by the dissolution of the synaptonemal complex। अब ये डिप्लोटीन अगला जो फेज आएगा, डिप्लोटीन उसकी शुरुआत कैसे होती है, अभी जो बीच में साइनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट था, अगर मैं बात करूँ साइनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की, एक मिनट मैं देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ इस साइनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की, तो ये भी यहाँ पे भी होगा ये साइनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, और ये अगले में भी होगा। तो अब डिप्लोटीन जो होगा, डिप्लोटीन में बच्चे क्या होगा, डिप्लोटीन वाले स्टेज में ना साइनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है। डिप्लोटीन वाले स्टेज में डिसोल्यूशन ऑफ साइनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, तो हम साइनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व कर रहे हैं एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, पूरे का पूरा क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे क्योंकि साइनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया, बट एक्सेप्ट एट द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की साइड पे ये लोग अभी भी चिपके रहेंगे एक दूसरे से, दे विल स्टिल बी अटैच्ड टू ईच अदर एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और इसको हम बोलते हैं कायस्मेटा फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर्स जो आपको नजर आ रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, दीज एक्स शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कायस्मेटा। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ कुछ मतलब वर्टेब्रेट्स में, वर्टेब्रेट जैसे कि हम हो गए, हमारी oocytes जो होती है ना, जब हम बोलते हैं कि वो अरेस्ट हो जाती है, ठीक है, डिप्लोटीन में अरेस्ट होती है, वो इसी फेज में अरेस्ट होती है डिप्लोटीन में फॉर मंथ्स ऑफ अ ईयर। ठीक है, तो फाइनल स्टेज आता है व्हिच इज डायकाइनेसिस, दिस इज द फिफ्थ स्टेज, द फाइनल स्टेज। अब इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कायस्मेटा, यानी कायस्मेटा भी टूट जाता है बीच से। मैं कायस्मेटा को भी अलग कर देती हूँ, मुझे इनका साथ भी अच्छा नहीं लगा, मैं इन दोनों को भी अल्टीमेटली एक दूसरे से अलग कर दिया, तो अल्टीमेटली कायस्मेटा फॉर्मेशन, कायस्मेटा भी अलग हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाती है इन द डायकाइनेसिस फेज व्हिच इज द लास्ट फेज। आई होप दैट मेड सेंस। तो एग्जैक्टली यही हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, ये तो सबको समझ में आया। ठीक है, अब डायकाइनेसिस जो लास्ट स्टेज है दैट रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब क्या होगा, ट्रांजिशन होगा मेटाफेज। अब देखो मेटाफेज पे क्या होता है, मेटाफेज पे जो होता है बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स, ये जो दो क्रोमोसोम थे, वो दो होमोलोगस क्रोमोसोम, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन करते हैं। ठीक है, एंड दिस टाइम दिस फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वेटोरियल प्लेट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे एनसीईआरटी में भी, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ना दो इक्वेटोरियल प्लेट्स बन रही है, तो एक ये रही एक ये रही, दो इक्वेटोरियल प्लेट्स बन रही है कि नहीं बन रही है। अब क्या होगा, एनाफेज 1 के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। एनाफेज 1 के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे ये इसका होमोलोगस था, ये इसका होमोलोगस था, ये इसका होमोलोगस था, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आप देखोगे वो सेपरेट हो रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट नहीं हो रहे, सिस्टर क्रोमैटिड्स तो अभी भी साथ में प्रेजेंट है, राइट। सो ड्यूरिंग एनाफेज एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी इंटैक्ट है एट द लेवल ऑफ सेंट्रोमियर्स। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर मैं टीलोफेज 1 की बात करूँ, तो टीलोफेज 1 में क्या होता है, जब एक्चुअली दोनों ही सिस्टर क्रोमैटिड्स ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपीयर करेगा, प्रोफेज 1 में ही सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब टीलोफेज 1 में इसको एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, वापस से न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब कुछ वापस बनती है, एंड अल्टीमेटली जो सेल होता है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है एट द एंड ऑफ प्रोफेज। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ टीलोफेज, अब टीलोफेज के बाद अब हमारा दूसरा मियोसिस स्टार्ट होगा, व्हिच इज मियोसिस 2। मियोसिस 2
अब याद रखना मियोसिस 2 दोनों मियोसिस के बीच में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक शॉर्ट स्टेज आता है, द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिविजन, उसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है। और इंटरकाइनेसिस के दौरान कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस की इमीडिएटली बात आ जाता है प्रोफेज 2 व्हिच इज मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो प्रोफेज 2 में वही होता है, मियोसिस 2 का प्रोफेज जब शुरू होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1 में जैसे हमने देखा था यहाँ पे क्रोमोसोम्स एकदम प्रॉपर्ली इलोंगेटेड थे, द क्रोमोसोम्स हैव बिकम फुली इलोंगेटेड। यहाँ पे मियोसिस 2 बिल्कुल एकदम, मतलब समझो मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू माइटोसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, जो गोल्जी, न्यूक्लियोलस, ईआर, ये सब जो है ये सब कुछ गायब हो जाते हैं, एंड क्रोमोसोम्स अगेन बिगिन कॉम्पैक्शन। क्रोमोसोम्स जो टीलोफेज के एंड में आके, टीलोफेज 1 के एंड में आके क्रोमोसोम जो डीकंडेंस हो चुके थे, अब वो वापस कॉम्पैक्ट होंगे, द क्रोमोसोम बिकम कंडेंस्ड अगेन। मेटाफेज 2 आते आते वो क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं, और अब जो क्रोमोसोम्स होंगे दे विल अगेन अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। अब इस बार क्या होगा, इस बार होमोलोगस क्रोमोसोम है अपने पास। इस बार लेट्स से अपने पास एक सेल में एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पहुंचा है, ठीक है, एक सेल में एक होमोलोगस क्रोमोसोम पहुंचा है, तो अब क्या होगा, अब एक सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट बनती है। मेटाफेज 2 की अगर मैं बात करूं तो मेटाफेज 2 में हमें एक सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट देखने को मिलती है। अब यूजुअली क्या होता है, अब इनके एंड में, एट द एंड, यहाँ पे तो अपना, यहाँ क्या होगा, अपना काइनेटोकोर होगा। अब स्पिंडल फाइबर्स जो आएंगे, द स्पिंडल फाइबर्स from the opposite poles of the spindle they get attached to the kinetocores। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे और एनाफेज 1 के दौरान इनको पुल किया जाएगा, ठीक है। एनाफेज 1 के दौरान ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इस काइनेटोकोर की लेवल पे इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को पुल करेंगे, एंड दैट विल लीड टू द स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, that leads to the splitting of centromere, and what will happen, separation of the two sister chromatids, ठीक है, separation of the two sister chromatids allowing them to move towards the opposite pole। दोनों sister chromatids opposite poles पे जाएंगी, ठीक है। अब अगेन, अब लास्ट अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा टीलोफेज 2। तो अगर आप ध्यान से देखो, तब जो प्रोफेज 2 था, प्रोफेज 2 में अगेन कॉम्पैक्शन हुई। अब इस बार होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये देखो एक सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट ही बनी है, दो अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स विल अटैच टू द काइनेटोकोर्स, ठीक है, और ये क्या होगा, ये दोनों के दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं दे विल सेपरेट, और अल्टीमेटली टीलोफेज के एंड तक आते आते क्या होगा, मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज 2, जिसमें क्या होता है अगेन दोबारा अपने पास ये उसके अराउंड, अब ये देखो ये जो अपने क्रोमोसोम्स है ना विच हैव रीच्ड टुवर्ड्स द पोल, इनके अराउंड दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी, वो सब रीअपीयर होंगे, एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ मियोसिस यू विल सी फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ठीक है। मियोसिस का सिग्निफिकेंस अगर मैं बच्चे बात करूं, मियोसिस बेसिकली वो प्रोसेस है, ठीक है, जिसकी मदद से क्रोमोसोम नंबर वापस अचीव किया जा सकता है। बिकॉज हम क्या करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, पहले हम क्रोमोसोम नंबर हाफ करते हैं, ठीक है, और फिर वापस फर्टिलाइजेशन से उसको अचीव कर लेते हैं, राइट। अगर मान लो हम ये क्रोमोसोम नंबर हाफ ना कर पाते, अगर मियोसिस नहीं होता तो हम क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं कर पाते, तो लेट्स से अगर कोई इंसान है उसके 46 क्रोमोसोम्स, और लेट्स से वो मेट करता है अपने पार्टनर के साथ विद अनदर 46 क्रोमोसोम, तो इनके बच्चे में कितने क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, 92 क्रोमोसोम्स। कैन यू इमेजिन, तो 92 क्रोमोसोम वाला ह्यूमन तो नहीं बनेगा ना, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ करना जरूरी है, ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब दोनों गैमेट्स फ्यूज करेंगे, तो वापस हम इस डिप्लॉयड नंबर को अचीव कर सके, व्हिच इज व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट ऑल्सो, और रिकॉम्बिनेशन के दौरान जेनेटिक वेरिएशन भी आता है, तभी तो हम ये सब एक दूसरे से अलग लिखते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, एंड विद दैट वी आर डन another chapter which is cell cycle and cell division। अब स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर which is photosynthesis।